क्लास जो वो एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्सटेंस एब्यूज़ है। सब्सटेंस एब्यूज़ क्या होता है? लाइक कोई मेडिसिन होगी, कोई ड्रग होगी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, जिसका एक एब्यूज़ करें। एब्यूज़ मतलब मिस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होने लग जाती है। लाइक कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं या ऑपियोइड्स लेते हैं या कोकेन लेते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर डिपेंड होते हुए चले जाते हैं कि अगर आप उनको अल्कोहल नहीं दोगे तो कैसा उनकी बॉडी जर्किंग मूवमेंट करने लग जाएगी। तो वो क्या है, अल्कोहल हो गया, आपकी कोई दवाई होगी, कोई सब्सटेंस हो गया, वो सब जैसे दवाई मेडिसिन्स होगी हमारी, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं उनके है, या कोकेन हो गए, अल्कोहल हो गया, ये सब एक सब्सटेंस है जिनका हम एक्सेसिव कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है सब्सटेंस एब्यूज़, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे कि सब्सटेंस एब्यूज़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और उसमें हम अगर हम विड्रॉ करवा देते हैं सब्सटेंस तो क्या प्रॉब्लम होती है, नर्सिंग रोल क्या रहता है। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो रहेगी हमारी सब्सटेंस एब्यूज़ पे, ठीक है। तो अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। पहला, व्हाट इज़ एडिक्शन एंड सब्सटेंस एब्यूज़, कि एडिक्शन क्या होता है और सब्सटेंस एब्यूज़ क्या होता है। सब्सटेंस एब्यूज़ मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। एडिक्शन क्या होता है, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं हम, ठीक है, उस चीज़ के बिना हम रह ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे हो गए एडिक्शन एंड सब्सटेंस एब्यूज़। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं, सब्सटेंस के हम एडिक्टेड हो जाते हैं उस पर ही डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ सब्सटेंस एब्यूज़ disorder due to psychoactive substance use refers to a condition rising from the abuse of alcohol, psychoactive drugs and other chemicals such as volatile solvents, ठीक है। क्या होता है, कुछ भी ऐसे डिसऑर्डर जो कि हमारे साइको एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनकी यूज़ की वजह से वो कंडीशन, वो सिचुएशन अराइज होती है, जैसे कि चाहे हमने अल्कोहल ले ली, ड्रग्स ले लिए या कोई भी केमिकल्स ले लिए जिनका हम इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो सब हमारे सब्सटेंस एब्यूज़ में आते हैं। नाउ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स होते हैं जो हम इस कंडीशन में देखते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज योर सब्सटेंस, जो मैंने अभी बताया था, रेफर्स टू एनी ड्रग्स, मेडिकेशन और टॉक्सिन दैट शेयर द पोटेंशियल ऑफ एब्यूज़, ठीक है, कोई भी ऐसी ड्रग या दवाई या कुछ भी पार्टिकल्स आप कह सकते हो जो एक एब्यूज़ में काम आता हो। एडिक्शन is a physiological and psychological dependence on alcohol or other drugs of abuse that affect the central nervous system in a such a way that the withdrawal symptoms are experienced with the सब्सटेंस इन डिसकंटिन्यूस, ठीक है। एडिक्शन क्या होता है, जो भी हमारे जो फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होते हैं, मतलब हम पूरे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, चाहे वो आपका अल्कोहल हो, ड्रग हो, मेडिकेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर हम जो हमारे पूरी तरह से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको कंट्रोल कर लेता है, और अगर हम उस सब्सटेंस को लेना बंद कर देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं जिनको हम बोलते हैं विड्रॉवल साइन, क्योंकि हम उस चीज़ों को विड्रॉ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे वो साइन और सिम्टम अक्कर होते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा, ये हमारा था एडिक्शन। नेक्स्ट आता है एब्यूज़। एब्यूज़ रेफर्स टू द माल एडिक्टिव पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज दैट इम्पेयर हेल्थ इन अ ब्रॉड सेंस, ठीक है। जो एब्यूज़ होता है वो रेफर्स करता है किससे, माल एडिक्टिव पैटर्न से, जो किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अल्कोहल ली तो हम 5 ml लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसे टॉलरेट कर लेती है। सम टाइम फिर हम 10 ले रहे हैं, फिर 15, फिर 20, ऐसे कर करके हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या हो गया, वो एक माल अडप्टिव बिहेवियर पैटर्न बन जाता है हमारा कि हम उसको एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम किए जा रहे हैं। डिपेंडेंसी refers to certain physiological and psychological phenomena induced by the repeated taking of substance, ठीक है। डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने अल्कोहल लिया, पहले 5 ml लिया, फिर 10, फिर 20, तो ऐसे कर करके हम ले जा रहे, तो धीरे धीरे हम उसके ऊपर डिपेंड होते जाएंगे, हम डेली उसको कंज्यूम करते जाएंगे, ठीक है। रिपीटेडली हम क्या करेंगे, उस चीज़ को इनटेक कर रहे हैं। टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब होता है हम कब तक उस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं। Tolerance is a state in which after repeated administration a drug produces a decreased effect और increased doses are required to produce the same effect, ठीक है। टॉलरेंस का इसमें मतलब बताया गया कि अगर हम कोई चीज़ ले रहे, पहले अगर आपने अल्कोहल 5 ml भी ली तो भी वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 5 ml लेते जा रहे हो तो वो इफ़ेक्ट आना फिर बंद हो जाएगा। तो सेम इफ़ेक्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका अमाउंट इंक्रीज़ कर देंगे कि और ज़्यादा अल्कोहल लेने लग जाएंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, फिर हमने 20 ml कर दी तो 20 ml पे वो इफेक्ट आएगा, फिर सम टाइम बाद क्या होगा, वो सेम इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, तो फिर हम 30 40 फिर क्या करते जा रहे हैं, हम उसका अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे ताकि हमें जो प्लेजरेबल इफेक्ट चाहिए वो सेम इफेक्ट आता रहे। ठीक है, फिर आता हमारा विड्रोवल स्टेट। विड्रॉ में क्या होता है, हम उस चीज़ को छोड़ते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सेंटर देखोगे जहाँ पे हम अल्कोहल्स के जो पेशेंट होते हैं वो आते हैं, उनको विड्रॉ कराते हैं, मतलब उनको शराब वगैरह पीने से बचाते हैं या छुड़वाते हैं, तो उस टाइम पे ये साइन एंड सिम्टम, विड्रोवल साइन एंड सिम्टम हमें दिखते हैं। ठीक है, विड्रोवल स्टेट इज अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम रिकरिंग व्हेन ड्रग इज रिड्यूस इन अ अमाउंट और विड्रो विच लास्ट फॉर लिमिटेड टाइम। और ये क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे जैसे जर्किंग मूवमेंट्स होने लग जाएगा, या हमारी बॉडी अपने आप कंट्रोल में नहीं रहेगी, हम स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे, नमनेस फील होगी, फियर फील होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आता है, विड्रोवल स्टेट में आते हैं, जिनको हम विड्रोवल साइन एंड सिम्टम बोलते हैं। दिस इज़ योर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हमारी ICD-10 क्लासिफिकेशन है, किस चीज़ की, सब्सटेंस एब्यूज़ की है। तो पहले अगर आप F10 to F19 फोल्डर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ अल्कोहल, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ ऑपोइड्स। ठीक है, मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स, मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, हिप्नोटिक्स की वजह से हमारे ये सब क्या हमारे सब्सटेंस हैं जो इनकी वजह से हमारे मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज F14 में देखोगे तो कोकेन की वजह से, और F16 में क्या आ जाता है हमारा, हेलुसिनेशंस। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे सब्सटेंस एब्यूज़ की क्लासिफिकेशन थी जो हमें ICD-10 से मिली हैं। नाउ कॉमनली यूज साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब वो ऐसी चीज़ें जो मोस्टली सब्सटेंस एब्यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। पहला अल्कोहल, सबको पता होगा, शराब वगैरह होती है। ठीक है, अपॉइड्स हो गया, कैनाबीस हो गई, कोकेन्स हो गए। ठीक है, या फिर हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सेडेटिव्स आ गए आपके, इनहेल्ड भी होते हैं, वोल्टाइन कुछ क्या होते हैं, जैसे नेल पेंट में होगा थिनर्स वगैरह मिक्स करते तो उसकी भी स्मेल को इनहेल करते। या फिर हम क्या करते हैं, वो हम जो भी जैसे हम करेक्शन पेन यूज़ करते हैं, करेक्शन पेन के टाइम पे भी स्मेल आती है तो वो यूज़ करना। ठीक है, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे सब्सटेंस एब्यूज़ हैं। ठीक है, इटियोलॉजी, क्या रीज़न क्या होते हैं इन चीज़ों के। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर आप जाके देखोगे तो सिर्फ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होता है, लाइक कि फैमिली हिस्ट्री क्या होता है, जैसे फैमिली में देखा कि स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री होगी हमारी। ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर हो गए, रोल ऑफ डोपामिन एंड नोर एपिनेफ्रिन हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन कोकेन इथेनॉल ऑपोइड्स डिपेंडेंस। ठीक है, मीन्स जो हमारा डोपामिन्स वगैरह होते हैं, जो हम कोकेन वगैरह इनहेल करते हैं, इथेनॉल ऑपोइड्स वगैरह, तो उसके ऊपर डिपेंडेंस इंक्रीज कर देते हैं। या एबनॉर्मलिटीज़ होगी, जैसे अल्कोहल में लेते हैं तो डिहाइड्रोजनेसिस होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म पे इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे, तो उसकी वजह से भी होता है, जो कि अल्कोहल डिपेंडेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरी होगी, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, मे हैव एन इनबोर्न डेफिशिएंसी ऑफ एंडोमोर्फिन। अगर हमारे एंडोमोर्फिन की डेफिशिएंसी इनबोर्न से, तो क्या हो जाएंगे हम, ड्रग एडिक्ट। विड्रोवल एंड रीइंफोर्सिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कोमॉर्बिड मेडिकेशन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कंट्रोल क्रोनिक पेन्स वगैरह को, लाइक जब हमें पेन होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपने बहुत सारे पर्सन देखे होंगे, हल्का पेन होते हैं मेडिसिन चाहिए होता है, फिर हल्का सा पेन हो फिर मेडिसिन चाहिए होता है, तो इस चीज़ को भी क्या होता है, वे हैबिचुअल होने लग जाते हैं फिर मेडिसिन लेने के लिए। बिहेवियर थ्योरी, ड्रग एब्यूज एज द रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग, क्यूमुलेटिव रीइंफोर्समेंट ड्रग फ्रॉम ड्रग यूज़। ठीक है, मतलब बिहेवियर्स में भी देखा गया है, बिहेवियर थ्योरी में भी फाइंड आउट हुआ था कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग होता है। सम टाइम क्या होता है, जब भी कोई होता है कि लाइक कि फ्रेंड्स के प्रेशर आए, पीयर प्रेशर की वजह से अल्कोहल इनटेक करना स्टार्ट कर देता है, या सम कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से भी होना स्टार्ट हो जाता है। ड्रग यूजेस कॉज है
यूफोरिक एक्सपीरियंस प्रिसिविड एंड रिवॉर्डिंग थ्योरी मोटिवेटिंग यूज़र टू कीप टेकिंग द ड्रग्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम यूफोरिक एक्सपीरियंस परसीव करने, रिवॉर्डिंग होने लग जाएंगे, ठीक है, उस चीज़ के लिए मोटिवेट होने लग जाते हैं। स्टिमुलाई एंड सेटिंग एसोसिएट विद द ड्रग यूज में दैमसेल्फ बिकम अ रीइंफोर्सिंग और में ट्रिगर ड्रग क्रेविंग दैट कैन लीड टू रिप्लेस। ठीक है, हमारे कोई भी ड्रग्स हम ले जा रहे अगर वो हमारे को सेटिस्फाई कर रही है, प्लेजरेबल हो रही है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, जनरल, ठीक है, सेंस ऑफ इन्फेरिटी, पुअर इम्पल्सिव कंट्रोल, लो सेल्फ एस्टीम हो गया हमारा, इनएबिलिटी टू कॉप अप विद द प्रेशर ऑफ लिविंग एंड सोसाइटी, पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल हो गया, लोनलीनेस, अनमीट नीड्स हो गया, डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी हो गया, डिज़ायर टू एक्सपेरिमेंट अ सेंस ऑफ एडवेंचर हो गया, प्लेजर सीकिंग हो गया, मैकोइज्म हो गया, सेक्सुअल इमेच्योरिटी। मतलब लाइक ही मान लो जैसे कुछ क्या होता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं बन पाता, या कई बार गिल्ट की वजह से भी लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं या अल्कोहल इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ क्या होता है कि वो जो सक्सेस चाहते थे, जो नीड थी उनको, वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से भी सब्सटेंस लेने लग जाते हैं। या समटाइम कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिससे कोप अप नहीं कर पाते, तो उससे बचने के लिए या अपने आप को एक पावरफुल फील करवाने के लिए हम क्या करने लग जाते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, या प्लेजरेबल सीकिंग कि अच्छा फील कराने के लिए भी लेने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सोशल फैक्टर क्या हो सकता है, रिलीजियस रीज़न, पीयर प्रेशर, अभी बताया था, दोस्त कुछ फ्रेंड्स के प्रेशर्स में लेना स्टार्ट कर देते हैं, या जो हाई सोसाइटी पर्सनस होते हैं, और अब ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट या ओवर क्राउडिंग, नौकरी मिल ही नहीं रही है, जैसे आपने मोस्ट ऑफ द रिक्शा वालों को भी देखा होगा, क्या है, उनको इनकम बहुत कम होती है, तो मोस्ट ऑफ द क्या करते हैं, वो अल्कोहल इनटेक करते हैं, या पुअर सोशल सपोर्ट हो गया उसकी वजह से वो होता है, या कुछ लोग क्या होते हैं, मास मीडिया पे टेलीविज़न या मूवीज़ देखते हैं, तो सम ऑफ क्या करते हैं, अपने जो उनके फिल्म स्टार्स होते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं, तो उस वजह से भी सब्सटेंस एब्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। या ऑक्यूपेशन, सब्सटेंस यूज इन मोर कॉमन इन शेफ, बेयरमैन, ठीक है, बहुत सारे सेल्समैन, एक्टर्स हैं, एंटरटेनमेंट्स, आर्मी पर्सन, ये सब जो होते हैं, मीडिया जर्नलिस्ट, वो लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है, जो फिल्म स्टार्स वगैरह हो गए, तो ऑक्यूपेशन भी एक वे बन सकता है हमारे सब्सटेंस एब्यूज़ का। तो ये सब क्या थे, हमारे फैक्टर्स थे, या जो इटियोलॉजिकल फैक्टर थे जिनकी वजह से एक पर्सन सब्सटेंस एब्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। नाउ ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें ईजिली मिल जाते हैं, टेकिंग अ ड्रग्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, एग्जाम्पल बेंजोडिजापिन, ठीक है, या डिपेंडेंस, तो जो होती है ये ईजिली अवेलेबल होती है, तो इसकी वजह से टेकिंग ए ड्रग दैट कैन बी बॉट लीगली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, निकोटीन हो गया, ओपिएट्स, हमें कोई इसके लिए लीगल प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती, ये हमें ईजिली मिल जाती है। टेकिंग ए ड्रग दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इलिसिट सोर्स, स्ट्रीट ड्रग्स, ठीक है, जो चीज़ें ऐसी जो ड्रग्स के लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है, ठीक, कुछ तो ड्रग ऐसी होती है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको ईजिली अवेलेबल होती है, आप कहीं से भी ले सकते हो और लो कॉस्ट पे अवेलेबल होती है, तो वो ईजिली ले पाते हैं, तो वो भी एक क्या कर रहे हैं, वो भी एक हेल्प करते हैं सब्सटेंस एब्यूज़ को इंक्रीज़ करने में। कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द सब्सटेंस एब्यूज़, अब कॉन्सिक्वेंसी क्या है हमारे सब्सटेंस एब्यूज़ की, दिस कॉमनली लीड्स टू फिजिकल डिपेंडेंसी, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी और बोथ। मतलब कॉन्सिक्वेंसी में क्या होता है कि सब्सटेंस एब्यूज़ किस तरह से हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस तरह से वो हमारे ऊपर असर करता है, तो कॉमनली ये लीड्स क्या करता है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ होगी, वो दोनों पे ही डिपेंडेंसी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, या तो दोनों भी हो सकती है या दोनों में से एक भी हो सकती है। इट मे कॉज अ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर सच एज पुअर डाइट, और ये कॉज कर सकते हैं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को भी और बिहेवियर में। मतलब आपने मोस्ट ऑफ द देखा होगा जो अल्कोहल इनटेक करते हैं वो लोग कैसा बिहेवियर शो करते हैं, एंगर बिहेव करेंगे, एब्यूज़ करते हैं, ठीक है, और पुअर डाइट होते हैं, मतलब वो खाना पीना इतना अच्छे से नहीं खाते, क्योंकि जितनी भी इनकम होते हैं मोस्ट ऑफ द वो उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करते हैं और वही लाइक करते हैं। क्रोनिक सब्सटेंस एब्यूज़, अगर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में आप सब्सटेंस एब्यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कोई लिमिट है ही नहीं, तो क्या होगा, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग क्रिएटिंग अ पर्सन प्रोफेशनल फाइनेंशियल लीगल प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा कम्प्लीटली, अगर हमारी हेल्थ भी डिमिनिश हो जाएगी, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आने लग जाएगा, ऑक्यूपेशनल फंक्शन भी डिमिनिश होने लग जाएगा, पर्सन एक प्रोफेशनल रोल अगर कहीं पे जॉब करता है
तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, डेली रूटीन भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा और अपने घर के भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग यूज बिगिनिंग इन अर्ली अडोलसेंस में लीड्स टू इमोशन एंड बिहेवियर प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम विद द रिलेशन, प्रॉब्लम विद और फेलियर टू कंप्लीट अ स्कूल, क्रॉनिक सब्सटेंस एब्यूज प्रॉब्लम। मीन्स अगर कुछ पर्सनस होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप पंजाब में देखोगे तो वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, कोकेन्स वगैरह का इंटेक उस साइड पे बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे क्या होता है, छोटी सी एज में, मतलब अडल्ट होते हैं, लाइक कि 15-16 ईयर से ही वो लोग इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि अर्ली अडोलसेंट से वो चीज़ स्टार्ट होगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, वो इमोशनली भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, बिहेवियर भी स्टेबल नहीं रहेगा, डिप्रेशन में भी जा सकता है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और ना तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे और इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और इन फ्यूचर उन्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, वर्क भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और वो हो सकता है किसी क्राइम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन प्रेग्नेंट वुमेन सब्सटेंस एब्यूज जियोपैराडाइजेस डेंजर ऑफ लॉस फीटल वेलबिंग। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो सब्सटेंस एब्यूज़ करती है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही, मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत ही सीवियर लेवल पे वो उसके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, मे बी जो बेबी है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या हो सकता है उसके बेबी का जो डेवलपमेंट हो वो प्रॉपर ना हो। साइकोएक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस अ नेगेटिव आउटकम इन मैनी पेशेंट इंक्लूडिंग maladaptive behavior, bad trips, drug induced साइकोसिस, इवन लॉन्ग टर्म साइकोसिस। तो क्या हो सकता है, जो हमारा साइकोएक्टिव सब्सटेंस एब्यूज़ है जो भी हम यूज़ करें वो एक नेगेटिव आउटकम भी दे सकता है, जिससे पेशेंट माल अडेप्टिव बिहेवियर भी शो कर सकता है। ठीक है, या माल अडेप्टिव बिहेवियर जो वो आ सकता है पेशेंट में। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये सारे हमारी प्रॉब्लम्स थी अगर हम सब्सटेंस एब्यूज़ लेते हैं तो क्या होता है। अब आता है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर किसी ड्रग को ले जा रहे हैं तो उसको लेने की वजह से हमारे अंदर क्या चीज़ें आती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हो, अब करते जा रहे हो, 5 ईयर्स हो गए, लॉन्ग टाइम के लिए आपने इनटेक कर लिया, तो उस टाइम पे क्या चीज़ें आएंगी, इट डेवलप ड्यूरिंग और शॉर्ट आफ्टर अल्कोहल इंजेक्शन। ठीक है, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या हो सकता है, एक्यूटली भी डेवलप हो सकता है और शॉर्टली भी डेवलप हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितनी अल्कोहल या सब्सटेंस एब्यूज़ इनहेल कर रहे हो। इट इज़ करेक्टराइज बाय, क्या क्या इसके करेक्टर्स है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट माल एडेटिव बिहेवियर, आपका माल एडेटिव बिहेवियर रहेगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते रहेंगे, इन एप्रोप्रिएट सेक्सुअल एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, हर बात में छोटे छोटे पे गुस्सा आएगा, मिसबिहेव करोगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे, ठीक है, एब्यूज़ करोगे, इम्पेयर्ड जजमेंट, आप अच्छे से जज ही नहीं कर पाओगे, मतलब डिसीजन मेकिंग की जो पावर होगी वो आपकी अच्छी नहीं रहेगी, बहुत पुअर हो जाएगी, आप जज ही नहीं कर पाओगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, स्लर्ड स्पीच, मतलब आपकी जो स्पीच होगी क्लियर नहीं होगी, या तो बहुत फास्ट होगी, मतलब जैसे एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड आने लग जाएगा ऐसे। इन कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी का खुद से ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप देख कहीं रहोगे, वॉक कहीं और करोगे। ठीक है, आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, इम्पेयर्ड अटेंशन, मेमोरी, फाइनल रिजल्टिंग इन स्टूपर और कोमा। ठीक है, लास्ट में क्या हो गया, आपकी अटेंशन भी पुअर हो जाएगी, मेमोरी भी पुअर हो जाएगी और लास्ट में एक रिजल्ट आता है हमारा स्टूपर एंड कोमा, इतना पार्ट होता है जिसमें हमारा वो जो है हेल्थ जो डिमिनिश हो जाती है पूरी तरह से। विड्रोवल सिंड्रोम, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि विड्रो क्या होता है, किसी चीज़ से पीछे हटना, विड्रो कर लेना। ठीक है, तो अब विड्रो सिंड्रोम क्या होता है, जो हमारे विड्रोवल साइन और सिम्टम आने लग जाते हैं वो होता है अ पर्सन हु हैव बीन ड्रिंकिंग हैवली ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एनी रैपिड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी लाइकली टू प्रोड्यूस अ विड्रोवल सिम्टम। मैंने स्टार्टिंग में, जब एक पर्सन लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा सब्सटेंस एब्यूज़ कर रहा है और आप उसको आप स्टॉप करने जा रहे हो, तब ये विड्रोवल सिंड्रोम स्टार्ट होता है। चाहे आप अल्कोहल का अमाउंट डिक्रीज, पहले स्टार्टिंग में अमाउंट डिक्रीज़ करोगे, ठीक है, तो अमाउंट डिक्रीज़ करोगे तब भी स्टार्ट होंगे ये चीज़ें, और कम्प्लीटली एकदम से स्टॉप करोगे तो भी। देर इज़ अ सिंपल विड्रो सिम्टम भी होता है, डिलेरियम ट्रिमर्स भी, डिलेरियम ट्रिमर्स इज़ वेरी डेंजर। ठीक है, नाउ सिंपल विड्रोवल सिंड्रोम क्या होता है, माइल्ड ट्रिमर्स आएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, एंजाइटी। फिर जब किसी पर्सन को जब आप बंद करोगे तो उन्हें उल्टी आनी स्टार्ट होगी, नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, इधर से उधर वो घूमेंगे। ठीक है, अगर डिलेरियम ट्रिमर्स होता है ये यूजुअली ऑकर होता है विदिन 2 to 4 days ऑफ कंप्लीट और सिग्निफिकेंट एब्सटेंस फ्रॉम हैवी ड्रिंकिंग। ठीक है,
अगर ये 2 से 4 दिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करता है उसमें। द कोर्स इज़ वेरी शॉर्ट विद रिकवरी अकरिंग विद इन 3 to 7 days, और इसकी रिकवरी 3 to 7 days हो जाती है। लेकिन जब भी हम सब्सटेंस एब्यूज़ को स्टॉप करवाना स्टार्ट करते, विड्रॉ करवाना स्टार्ट करते, तो हमें बहुत ही फोकसली करना होता है, क्योंकि जब विड्रॉ साइन और सिम्टम्स आते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, और जो हम मेडिसिन उस टाइम पे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है कि पर्सन इतना डेवलप हो सके कि अगर हम वो मेडिसिन दें तो उसके बाद वो चीज़ ना लें, अल्कोहल वगैरह, तो नहीं तो डिलीरियम्स साइंस सिम्टम डिलीरियम्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम डायग्नोस्टिक कैसे कर सकें? हिस्ट्री कलेक्शन करके, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके, केस क्वेश्चन करके। केस क्वेश्चन हम उसमें अल्कोहल में यूज़ करते हैं, ठीक है। मास्ट करके, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर देख के, आइडेंटिफिकेशन ऑडिट टेस्ट करके, ठीक है। इसके ब्लड अल्कोहल लेवल देख के कि इंटॉक्सिकेशन होगा तो 200 mg पर DL होता है हमारे, ठीक है। यूरिन टॉक्सिन देखेंगे, सीरियम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस करेंगे, लीवर फंक्शन स्टडी करते हैं, हिमेटोलॉजिकल वर्कअप पॉसिबिलिटी करते हैं, ठीक है। तो ये सब, या फिर हम बेस्ड ऑन हमारा होता है जो हम वो ICD-10 की क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को भी फॉलो करते हैं। तो ये सब हमारे कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, पहले तो हम क्या देखेंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। हमेशा अब हमने देख लिया ये साइन और सिम्टम शो है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, IV लगाएंगे हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करने, करेक्शन ऑफ हाइपोथेरेमिया या एसिडोसिस करेंगे, इमरजेंसी मेजरमेंट देंगे। इसके बाद हम मेडिसिन देते हैं, आपके डिटॉक्सिफिकेशंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस आर बेंजोडिजापेंस होते हैं, ठीक है। या अदर हम विटामिन B भी दे सकते हैं, एंटी कन्वर्जेंट भी दे सकते हैं। मेंटेन करेंगे IV फ्लूइड जो मैंने अभी बताया था। क्लोज ऑब्जर्वेशंस रखेंगे, ध्यान रखना कि पर्सन दोबारा से उन चीज़ों का इंटेक ना करे मेडिसिन देने के बाद। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या रहेगी? एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग ए ट्रीटमेंट। पहले जैसे ही आप एडमिट करते हो पेशेंट को, हमें एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है, साइन कराना होता है कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से। इंश्योर दैट एटलीस्ट 12 हैव बी स्लेप्ट सिंस द लास्ट इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग, ठीक है। जब भी हम कोई भी, मैंने अभी बताया दवाई वगैरह अगर हम देते हैं पेशेंट को तो हमें क्या करना होता है? पहले हमें देखना कि पेशेंट 12 घंटे पहले से कोई भी अल्कोहल या कोई सब्सटेंस एब्यूज़ का इंटेक ना किया हो उसने। पेशेंट शुड बी वार्न्ड अगेंस्ट इंजेक्शन ऑफ एनी अल्कोहल कंटेनिंग अ प्रिपरेशन सच एज कफ सिरप, ठीक है, सॉसी या लोशंस वगैरह। तो हमें वो पेशेंट को बोलना है कि उनको पहले से हमें इंडिकेशन एक्सप्लेनेशन देनी है कि अब हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे कोई भी सब्सटेंस एब्यूज़ वाले कि जैसे थिनर्स वगैरह हो गए, नेल पेंट का हो गया या कफ सिरप्स हो गए, ऐसी भी कोई चीज़ को आप इनहेल नहीं करोगे, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। पेशेंट अगेंस्ट टॉकिंग CNS डिप्रेशन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन ड्यूरिंग दिस थेरेपीज, ठीक है। हम उनको जो मेडिसिन वगैरह देंगे अच्छे से देनी है, प्रॉपर वे में देंगे, और ध्यान रखना कि CNS डिप्रेशन, ठीक है, ना हो, उसके अगेंस्ट होता है हमारा। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड अ ड्राइविंग और अदर एक्टिविटी रिक्वेस्ट अलर्ट नहीं, और हमें इंस्ट्रक्शन करना कि आप कोई ड्राइविंग नहीं करोगे, कोई बाइक नहीं चलानी, कोई गाड़ी नहीं चलानी, रोड पे भी अगर आप चल रहे हो तो आपको केयरफुली जाना है, या आपको और भी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से करनी है या अदरवाइज अवॉइड करना है। पेशेंट शुड बी वार्न्ड दैट द अल्कोहल रिएक्शन में बी कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग और 1 or 2 वीक आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ डिसल्फॉर्म, ठीक है। उन्हें बताना कि हो सकता है कि लास्ट 2 वीक्स तक भी इफेक्ट आपको शो होता रहे मेडिसिन का। पेशेंट शुड क्राई आइडेंटिफिकेशन कार्ड डिस्क्रिप्शन, हमें क्या करना होता है, जो पेशेंट होता है उसको पॉकेट में एक कार्ड रखना, उस पर नेम होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम मेंशन होनी चाहिए और इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट कर सकते हैं उस कार्ड पे लिखा होना चाहिए। तो हमें क्या कहें, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप विजिट टू द फिजिशियन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस इन लॉन्ग, और हमें फॉलो अप के लिए उन्हें बोलना है, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारे सब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें बताना पेशेंट को, उन्हें कंसेंट लेने, कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उनको कितने टाइम पहले से ड्रग बंद करने हैं, ट्रीटमेंट के बाद वो क्या क्या नहीं ले सकते, वो क्या एक्टिविटीज़ कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, उनको फॉलो अप करना। तो ये सारी हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।